तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है ध्रुवण। ठीक है, तो ध्रुवण में सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। और प्रकाश जो होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे दो प्रकार का है। ठीक है, उसकी प्रकृति दो प्रकार की हम पढ़ेंगे। हमें मालूम है जो साधारण प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। बात समझिए, सीधी रेखा में भी चलता है और तरंग के रूप में चलता है। अच्छा, प्रकाश को अगर आप देखोगे तो हमें मालूम है प्रकाश जो है इस तरीके से संचरण करता है, ऐसे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से प्रकाश संचरण कर रहा है, इसको हम अनुप्रस्थ तरंगीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगीय। ठीक है, यानी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ही वो संचरण करता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रकाश जो है इसके जो कंपन हैं, तो अगर देखा जाए तो चूंकि ऊपर गया ऐसे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो इसके कंपन जो है इस तरीके से अप डाउन ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना? तो इसको ऊपर जा रहा है तो इसलिए ऊपर वाले तीर से, और नीचे जा रहा है तो इसलिए नीचे वाले तीर से। ठीक है, लेकिन ये जो कंपन होता है ये प्रकाश का, ये केवल एक दिशा में नहीं होता है, ये सभी दिशाओं में होता है। जैसे आप देखोगे ये दिशाएं हैं आपकी, ठीक है, ये तो लगभग ये कंपन सभी दिशाओं में होता है। आप ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे चल रहा है, अब बोर्ड के अंदर ऐसे 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 भी आप कल्पना कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब जो प्रकाश का ये कंपन है ये एक दिशा में ना होकर के सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, तो जब ये कंपन सभी दिशाओं में होता है तो ऐसे ही प्रकाश को हम क्या कहते हैं? आध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश, तो आध्रुवित या साधारण प्रकाश क्या होता है? ये जो साधारण प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है यही साधारण प्रकाश है, इसी को हम आध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि इस प्रकाश में जो तरंग संचरण होती है या तरंग चलती है उसमें कंपन जो होता है वो सभी दिशाओं में होता है। ये आप देख रहे हो, ये ऐसे वाई अक्ष में भी होता है, ये एक्स अक्ष में भी कंपन होता है, ये ऐसे जो ये दिशाएं हैं इनमें भी कंपन होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी जब प्रकाश का संचरण हो रहा हो, जिस दिशा में संचरण हो रहा हो, तो कंपन उसके लंबवत दिशा में होगा। कंपन, भाई प्रकाश अगर इधर ऐसे चल रहा सीधा तो कंपन ऐसे ऊपर उसके लंबवत दिशा में हो रहा है कि नहीं? देखो ऐसे लंबवत दिशा में हो रहा है कि नहीं? और सभी दिशाओं में हो रहा है, लंबवत दिशा में हो रहा है और सभी दिशाओं में हो रहा है। तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं? आध्रुवित प्रकाश। देखो लिखा हुआ है, साधारण प्रकाश को आध्रुवित प्रकाश कहते हैं, साधारण प्रकाश को ही हम आध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, फिर आगे, साधारण प्रकाश में तरंग संचरण, ठीक है, कि लंबवत दिशा में तरंग संचरण। देखो तरंग जा किधर रही है? ऐसे ऐसे जा रही है ना, तरंग ऐसे जा रही है कि नहीं? और कंपन कैसे हो रहा है इसके लंबवत दिशा में? देखो कंपन ऐसे लंबवत दिशा में तो हो रहा है, तो सभी लंबवत दिशाओं में कंपन समान रूप से होता है, तो इसी प्रकाश को हम आध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अच्छा, आध्रुवित प्रकाश जो होता है उसका निरूपण जो होता है इस चिन्ह से किया जाता है। ठीक है, निरूपण मतलब उसको दर्शाया किससे आता है? इस चिन्ह से, मतलब कि सभी दिशाओं में कंपन हो रहे हैं तो इस प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम आध्रुवित प्रकाश का निरूपण करते हैं। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने आपको बताया था ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो एक क्रिस्टल होता है टूरमैलाइन का क्रिस्टल। काय का होता है? टूरमैलाइन का क्रिस्टल। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि पदार्थ है और इसका अगर एक क्रिस्टल आप ले लोगे, अब इस क्रिस्टल से अगर आप गुजारोगे इस प्रकाश को, तो ये प्रकाश देखो आपका आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश इससे आ रहा है, तो अब जब इस क्रिस्टल से आप गुजारोगे इस प्रकाश को, तो देखो क्या होगा, ये क्या करेगा कि इस प्रकाश के जो कंपन के सभी दिशाओं में कंपन इस प्रकार ये प्रकाश कर रहा था, तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, ये कहेगा कि हमें केवल एक विशेष दिशा में कंपन वाला ही प्रकाश चाहिए, या ये कह सकते हो एक विशेष दिशा में कंपन वाला प्रकाश ही इससे निकल पाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सीधा, तो ये सीधे कंपन जो है वही केवल इससे निकल पाएगा। अब बाकी जो ये पड़ा वाला कंपन है, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े कंपन है, ये नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ से जब प्रकाश जो निकलेगा वो ऐसे एक दिशा में, केवल एक दिशा में कंपन करते हुए वो प्रकाश निकलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये क्रिस्टल का आएगा टूरमैलाइन का। ठीक है, अच्छा, तो ये जो प्रकाश निकला इसमें क्या है, देखो ये तरंग इसमें भी चल रही है, ऐसे ऐसे ही तरंग तो चल रही है, लेकिन इसमें जो है क्रिस्टल जो आप देख रहे हो, तो इस क्रिस्टल से निकलने के पश्चात जो कंपन है वो केवल एक दिशा में हो गए हैं। जो कंपन है वो केवल कितनी दिशा में है? एक दिशा में। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ऊपर नीचे वाले एक ही दिशा में केवल है। तो इस प्रकाश को हम क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश। क्या कहेंगे बच्चों? ध्रुवित प्रकाश। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अगर देखो हम इस टूरमैलाइन क्रिस्टल को ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, तो ये आप देख रहे हो ये छड़ जो हमने लंबवत खींची है एक तरीके से, ये ऐसा हो जाता, तो कंपन फिर ये कौन से निकलते? तो कंपन ये तिरछे वाले निकलते। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसा घुमा दोगे, अगर ऐसे इसको नीचे से ये खड़ा हुआ है, अगर इसको पड़ा कर देते तो फिर कंपन ये वाले निकलते। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? लेकिन केवल एक ही दिशा में कंपन
वाले ही निकलेंगे। तो ऐसे प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, तो ये प्रकाश की इसमें डेफिनेशन लिख देते हैं ध्रुवित प्रकाश की, जब प्रकाश के कंपन केवल एक दिशा में होते हैं तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इसका दर्शाने का तरीका क्या है बच्चों, तो अगर देखोगे इसको दर्शाने का, मान लो ध्रुवित प्रकाश को दर्शाने का तरीका देखो बच्चों, तो ये मान लो हमारा एक तो ये तरीका है, अभी हमने बताया, देखो ये देख रहे हो ना, एक तो ये तरीका है हमारा, क्लियर बच्चों। इसमें क्या है, इसमें देख क्या रहे हो, तो जो कंपन है ये ऐसे, अब कागज जो है ये आप देख रहे हो इस तरीके से अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे, है ना। अच्छा, अगर एक और इसका प्रतीक हम बता देते हैं आपको, अगर ऐसे यहाँ पे बना दिया जाए डॉट डॉट, देखो बेटा ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऐसे अगर बना दिया जाए तो इसका मतलब कौन सा है कंपन, इसका कागज, ये बोर्ड है तो बोर्ड के तन के लंबवत ऐसे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कंपन कैसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 कंपन हो रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए हम इसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं निरूपण के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला कंपन निकले टेढ़ा वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इसको ऐसे बना दो, ठीक है, सीधी लाइन यानी तरंग संचरण कर रही है, और ऐसे ये वाले कंपन ऐसे हो जाएंगे, ठीक, तो ये तिरछे हो जाएंगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। और ये जो कागज के तल के लंबवत हैं वो ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, और अगर ये वाला होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक, क्लियर, बात समझ पाए कि नहीं। तो मतलब ये सभी जो हैं, ये सभी जो प्रतीक हैं, ये किसके लिए हैं, तो ध्रुवित प्रकाश के लिए। एक ये वाला देखोगे तो ये वाला देखो ये कागज का तल है, इसके लंबवत है, और ये देखो ये पट्टिका ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तिरछे वाले हैं, तो कोई भी ये सब ध्रुवित प्रकाश के ही प्रतीक हैं, किसके हैं, ध्रुवित प्रकाश के। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, एक और बात आप समझ लिए बच्चों कि जो ध्रुवित प्रकाश हैं इसको जो ये चिन्ह दिखा रहे हैं, ये वास्तव में इनको कहते क्या हैं, तो इनको कहते हैं वैद्युत वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको, वैद्युत वेक्टर। ये जो दिखा रहे हैं ना तीर जैसा जो प्रतीक बना रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं वैद्युत वेक्टर। क्या बोलते हैं, वैद्युत वेक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि जो ये अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश जो होता है, अगर आपको ये दोनों प्रकाश दिखाया जाए, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश, तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये ध्रुवित है या अध्रुवित, कभी भी आप नहीं जान पाओगे। क्यों, क्योंकि जैसा ये दिखेगा वैसा ही ये भी दिखेगा। ऐसा होता है कि इसकी तीव्रता जितनी होती है उसकी तीव्रता इसकी भी उतनी होती है, मतलब जितनी रोशनी ये उत्पन्न करेगा उतनी रोशनी ये भी उत्पन्न करेगा। आप साधारण आंखों से देख करके ये पता नहीं कर पाओगे कि ये अध्रुवित प्रकाश है कि ध्रुवित, ठीक है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और जबकि इसको केवल हम जब टूरमलाइन क्रिस्टल से गुजारते हैं तभी उसके बाद वाला जो प्रकाश होता है निकलता है, तब तुम जान पाओगे कि ये ध्रुवित है कि अध्रुवित, ठीक है, समझ पाए कि नहीं, क्लियर। अच्छा, अगर एक ये जो जब ध्रुवित प्रकाश तुम्हारा जब हमें प्राप्त हो गया है, इसके सामने एक और टूरमलाइन का क्रिस्टल लगा दो जिसकी दिशा ऐसी ना हो, तो उससे प्रकाश नहीं निकलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। टूरमलाइन का क्रिस्टल एक और लगा दो ध्रुवित प्रकाश के सामने, तो ध्रुवित प्रकाश के सामने अगर तुम टूरमलाइन का क्रिस्टल लगाओगे तो सभी दिशाओं में, टूरमलाइन का क्रिस्टल घुमाते जाओ ऐसे, तो सभी दिशाओं में प्रकाश नहीं निकलेगा, केवल एक दिशा में निकलेगा। जबकि अध्रुवित प्रकाश के सामने अगर आप टूरमलाइन का क्रिस्टल लगाओगे, चाहे जिस दिशा में लगा दो, प्रकाश जरूर निकलेगा, ठीक है। ये विशेषता होती है दोनों को पहचानने की, क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। देखो, अब देखेंगे कंपन तल तथा ध्रुवण तल, ठीक है। तो अब कंपन तल और ध्रुवण तल क्या होता है, तो ध्रुवण तो हम जान गए हैं। ध्रुवण कौन सी घटना होती है कि जब कोई आप साधारण प्रकाश होता है उसको किसी टूरमलाइन के क्रिस्टल से गुजारोगे तो वह साधारण प्रकाश किस रूप में बदल जाता है, ध्रुवण प्रकाश में बदल जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं, वो ध्रुवित हो जाता है। आप इतना समझ लीजिए कि जो साधारण प्रकाश होता है वो कैसा हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। बस प्रकाश की इसी घटना को ही हम ध्रुवण कह देते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो हमने एक चित्र बनाया है, इसमें आप देख क्या रहे हो कि इस चित्र में
ये वास्तव में तरंग संचरित हो रही है, मतलब ये तरंग इधर चल रही है, प्रकाश की तरंग ये चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो तरंग का प्रकाश है वो कौन सा है, ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है ना। यानी यहाँ देखो तरंग के कंपन जो है ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ठीक, क्लियर बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो तरंग चल किस दिशा में ये रही है, इस दिशा में, एक्स एक्सिस की दिशा में चल रही है। अब कंपन के जो है वो देख रहे हो, कण जैसे कैसे कंपन कर रहा है, इस तरीके से कंपन कर रहा है, उसके लंबवत कर रहा है कि नहीं। अच्छा देखो, तो बात समझिए कि जिस दिशा में तरंग जो है, तो तरंग के कण जिस दिशा में कंपन कर रहे हैं उसी के समांतर अगर कोई तल हम खींच दें, सोचें, कल्पना करें, बात समझना। जैसे ये तरंग जा रही, मान लो इस तरंग जा रही है, और इसके जो इस तरंग के जो आयाम होंगे वो ऐसे ऐसे कंपन कर रहे होंगे ऊपर, ठीक है। तो इस तल के अगर हम जिस दिशा में कंपन हो रहा है इसी दिशा में इसके समांतर अगर हमें कोई तल ऐसे खींच दें, बात समझ पा रहे हो, ऐसे तल रख दें एक, ठीक है, बिल्कुल इसी के समांतर ऐसे तल रख दें, तो उसी तल को हम कहेंगे कंपन तल। क्या कहेंगे, कंपन तल। यानी कंपन जिस दिशा में हो रहे हैं उसी दिशा में उसी के समांतर आप एक तल रख दो, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंपन तल। तो देखो ये तरंग ऐसे चल रही थी, इसके कण जो है ऐसे अवयव ऐसे ऐसे कंपन कर रहे थे, तो इसी की दिशा में हमने एक सीधा तल ऐसे रख दिया है। ये देखो ए बी सी डी रख दिया है, ये तल हमने रख दिया है। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसी तल को हम कंपन तल कहेंगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसी कंपन तल के अगर लंबवत एक तल रख दें ऐसे, बात समझना, इसी कंपन तल, ये कंपन तल तो सीधा हो गया, और इसी के लंबवत एक और ऐसा तल बीच से उठा करके रख दें, तो उस तल को हम कहेंगे ध्रुवण तल। क्या कहेंगे, ध्रुवण तल। ये कंपन तल जो है इसके लंबवत देखो ये दूसरा तल हमने रखा है, ये वाला ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो ये चूंकि 3D में तो ऐसा बन नहीं पाएगा, तो इसलिए पीछे वाला हमें दिख नहीं रहा, तो उसको डॉटेज बनाया हमने इसलिए, और ये वाला आगे वाला दिखेगा केवल, इसलिए इसको ऐसे बनाया, ठीक है। तो अगर इसी कंपन तल के लंबवत एक तल रख दें तो इसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवण तल, ठीक है। बिल्कुल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे बुक है ये आपकी, तो इस बुक में देखो ये वाला जो तल है, ये वाला तल है, ये कंपन तल हो गया, और ये नीचे वाला जो तल है ये ध्रुवण तल हो गया। अब दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यही बस आप देख लो और इसको नोट कर लो। इसकी डेफिनेशन भी हमने लिख दी है, देखो क्या लिखा हुआ है, तरंग के कंपन के समांतर बना तल, ठीक है, कंपन तल कहलाता है। जिस दिशा में कंपन कर रहे हैं उसी के समांतर जो तल बनेगा उसे कंपन तल कहते हैं। जैसे ABCD जैसे तल जो है वो आपका कंपन तल है। जबकि ध्रुवण तल बच्चों क्या है, कंपन तल के जो लंबवत तल बना होगा उसे हम ध्रुवण तल कहेंगे। और यहाँ पे GH और IJ, GHIJ ये ध्रुवण तल है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसे। अब हम पढ़ेंगे ब्रूस्टर का नियम और प्रकाश या परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। पेपर में ये नियम बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हमें ध्यान से समझना है। पहले आप ये समझिए, जो ब्रूस्टर से पहले एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैलस। क्या नाम था, मैलस, ठीक है, ये इनका नाम था मैलस। और इन्होंने देखा क्या कि जब प्रकाश किसी कांच पे पड़ता है, बात समझना, जब प्रकाश मान लो किसी कांच पे आकर के पड़ेगा, तो जब कोई भी तल पे आके कोई प्रकाश अगर पड़ता है तो कौन सी घटना होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी श्योर सी बात है, प्रकाश ऐसे परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, वापस ऐसे हो जाता है उस तल पे। अच्छा, एक चीज़ और आप समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए कि जब प्रकाश किसी तल पे पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है, श्योर बात। अगर आप देखोगे पानी में जा करके, अगर आप पानी में अपना ऐसे चेहरा देखोगे, क्या आपका चेहरा दिखेगा, पानी भरा हो, अब बहुत सारा पानी भरा हो, तालाब में जाओ उसमें अपना चेहरा देखो, दिखेगा भाई, दिखेगा, हाँ ठीक है, दिखता है, मतलब आप देखोगे ध्यान से तो चेहरा दिखता है। वो किस कारण दिखता है, वो इसी कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है, कि आपके चेहरे से प्रकाश तरंगें गई, पानी में टकराई, टकराने के बाद फिर तुम्हारी आंखों तक आई, तभी तो तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और अगर आप देखो तभी तुम्हारा चेहरा दिखता है, श्योर सी बात है। दूसरी बात अगर ये देखा जाए कि उसी पानी के अंदर अगर आप देखो स्वच्छ पानी है, तो उस पानी के अंदर जो चीज़ें होंगी वो भी आपको तो दिखाई देंगी कि नहीं। अब हो सकता है वो जो चीज़ें पड़ी हों उस पानी के अंदर वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई दें, जितनी बड़ी हैं उससे बड़ी दिखाई दें, तो ये साफ जो दिखाई देती हैं, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, अपवर्तन। बात समझना ध्यान से। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की परावर्तन की घटना और प्रकाश की अपवर्तन की घटना दोनों एक साथ हो सकती हैं या होती हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हो सकती हैं या होती, क्लियर। तो बात यहाँ पे आप समझिए, मैलस नाम के एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने देखा क्या कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उन्होंने देखा कि कुछ प्रकाश जो है वो ध्रुवित प्रकाश उनको मिल गया। बात समझना, क्या बताया उन्होंने,
बात समझिए कि ये प्रकाश जो आ रहा है कैसा आध्रुवित, आध्रुवित का मतलब इसके कंपन के जो करने की दिशा है वो सभी दिशा में है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कंपन करने की दिशा वो सभी दिशा में है। लेकिन उन्होंने देखा क्या कि जब प्रकाश परावर्तित होकर के आ रहा है तो कंपन केवल एक दिशा में ही हो रहा है, कंपन केवल एक दिशा में ही। उनको दिखेगा नहीं, ये प्रयोग के द्वारा किए होंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे नग्न आंखों से नहीं दिखता है कि आप ये ध्रुवित प्रकाश है या ध्रुवित, अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है? अच्छा, तो देखा क्या मैलस ने पहली बार देखा कि जो परावर्तित प्रकाश होता है, कांच के तल पे जब पड़ रहा था प्रकाश, उससे परावर्तन हुआ था, तो परावर्तित प्रकाश जो है वो ध्रुवित हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, अरे परावर्तन से ध्रुवण की घटना कैसे हो रही है? बात नहीं समझ पाए। जैसे अभी हमने ध्रुवित प्रकाश निकालने की, ध्रुवण की घटना निकालने के लिए हमने मैलस का जो टुकड़ा था उसी का तो उपयोग किया था। मैलस के टुकड़े से जब प्रकाश हम गुजारते थे तभी तो ध्रुवित प्रकाश, सॉरी टूरमैलाइन का क्रिस्टल था, सॉरी गलत हो गया, टूरमैलाइन का क्रिस्टल से ही जब हम प्रकाश गुजारते थे तभी तो जो प्रकाश निकलता था वो ध्रुवित प्रकाश हमें निकलता था कि नहीं? यानी ध्रुवण की घटना हम किसके द्वारा करा रहे थे? टूरमैलाइन के क्रिस्टल के द्वारा। लेकिन यहाँ पे मैलस नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने देखा क्या कि ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद भी ध्रुवण प्रकाश हम प्राप्त कर सकते हैं, या उनको प्राप्त हुआ, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश उनको प्राप्त हो गया। तो उन्होंने सोचा कि ध्रुवित प्रकाश यानी ध्रुवण की घटना परावर्तन में भी होती है, तो इसी कारण इसका नाम है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है? लेकिन इसके बाद ये ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, इतना ही बताए। इसके बाद ज्यादा अध्ययन एक नए वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ब्रूस्टर। उन्होंने इसका विशेष अध्ययन किया और फिर उन्होंने इससे संबंधित एक नियम निकाल दिया। उन्होंने नियम निकाला, इन्होंने केवल ये बताया, मैलस ने केवल ये बताया कि परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है बच्चों, ठीक है? परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हो सकता है। लेकिन मैलस जब आए, सॉरी ब्रूस्टर जब आए, तो उन्होंने एक खास नियम निकाल दिया कि ध्रुवण होता कब है, कैसे होता है, इसके क्या क्या नियम है, ठीक है? वो आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है? समझ में आया? देखो इधर, तो इसको मिटाते हैं। तो देखो बच्चों, समझो आप, ये मान लेते हैं ये हमारा एक कोई तल है, ठीक है? किसी भी चीज का, कांच का मान लेते तल है, ये हमारा कांच है, अब कांच का तल है बढ़िया सा, ठीक है? क्लियर? अच्छा, और ये ऊपर वायु है हमारी। प्रकाश की किरण जब कोई ऐसे आएगी, ये वाली प्रकाश की किरण आएगी, तो हमको मालूम है जो ये प्रकाश की किरण आ रही है ये कैसी है बच्चों? अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश की किरण है ये तो मालूम है हमको। अभी हमने ध्रुवित और अध्रुवित बताया आपको। ध्रुवित प्रकाश वह होता है जिसमें कंपन केवल एक ही विशेष दिशा में हो रहा होता है, अध्रुवित प्रकाश वह होता है जिसमें कंपन सभी दिशा में होता है। अच्छा, अब देखो जब ये प्रकाश किरण आएगी और इस कांच के तल पे टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन होगा। तो बिल्कुल श्योर सी बात है, परावर्तन होगा, ठीक है? कुछ परावर्तन होगा, कुछ भाग का, बात समझना। और लेकिन एक चीज और बताओ, ये ऊपर वाला माध्यम वायु है, नीचे वाला माध्यम कांच है। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तब भी तो एक घटना होती है प्रकाश की, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश। तो श्योर सी बात है अपवर्तन भी होगा कि नहीं होगा? तो जब वो होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे अभिलंब खींच देते हैं बढ़िया सा, ठीक? ये हमने अभिलंब खींच दिया, ठीक है? बात समझ पाए कि नहीं? तो अब यहाँ से ये तो देखो यहाँ पे जब प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश, सॉरी अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, तो परावर्तन के पश्चात, सॉरी यहाँ इस बिंदु पे टकराने के पश्चात उसका परावर्तन होगा और साथ ही साथ उसका अपवर्तन भी होगा। तो अपवर्तन कैसे होगा? देखिए बच्चों, तो हमें मालूम है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब आपका कहाँ? ये है, इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। इतनी बात क्लियर कि नहीं? अब देखो इन्होंने देखा क्या, जब ये सिस्टम हो गया तो देखा क्या ब्रूस्टर ने कि जो ये अध्रुवित प्रकाश था, तो परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश इनको मिल रहा है, तो ये कैसा मिल रहा है? तो ये प्रकाश इनको मिल रहा है ध्रुवित प्रकाश। कैसा मिल रहा है बच्चों? ध्रुवित प्रकाश। देखो इधर ध्यान समझो इसको, ये प्रकाश जो उनको मिला वो कैसा मिला उनको? ध्रुवित। देखो ध्यान समझो, ये प्रकाश जो आ रहा था ये अध्रुवित था, और जब परावर्तित हुआ तो उनको जो प्रकाश मिला ये ध्रुवित प्रकाश मिला, ठीक है? बात समझ पा रहे हैं? जबकि जो ये अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश कुछ जा रहा था, ये जो अपवर्तन के पश्चात कुछ प्रकाश जा रहा था, ये कैसा मिला? तो ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश मिला। आंशिक ध्रुवित का मतलब देखो, मतलब ये हुआ कि इसके कंपन, तरंग जो है कंपन है इस दिशा में करेगी, इसी दिशा में करेगी,
इसी दिशा में करेगी और बीच बीच में ये देखो, ये देखो, अब बीच बीच में आपको कंपन के जो कण हैं ऐसे मिल जा रहे हैं। बात नहीं समझ पाए, देखो समझिए आप, जो परावर्तन के पश्चात प्रकाश प्राप्त हो रहा है बच्चों, वो पूर्णता ध्रुवित है। कैसा है? पूर्णता ध्रुवित। जबकि अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो उसमें देखो यहाँ पे जो कंपन प्राप्त हो रहे हैं वो कागज के तल के लंबवत कंपन कर रहे हैं। कैसे? कागज के तल के लंबवत, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो कागज के तल के समांतर कंपन हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे। और इसमें जो अध्रुवित प्रकाश था उसमें तो सभी दिशा में कंपन होते हैं, तो ये पूर्णता ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ उसको। और यहाँ पे आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ, आंशिक मतलब अंश के रूप में, ठीक है, थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कागज के तल के समांतर हो रहा है, ये समांतर फिर यहाँ पे एक प्राप्त हो गया कागज के तल के लंबवत, फिर समांतर फिर लंबवत, ठीक है। तो ये जो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश प्राप्त हुआ है बच्चों, इसे कहेंगे आंशिक ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। और जबकि जो परावर्तन के पश्चात प्रकाश प्राप्त हुआ है, इसको हम कहेंगे ध्रुवित प्रकाश। क्या कहेंगे बच्चों? ध्रुवित प्रकाश। अच्छा, ये तो अब हमें बात समझ में आ गई है। और ये वाला प्रकाश कैसा था? तो ये है अध्रुवित प्रकाश, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नियम लगाएंगे, क्योंकि हम अपवर्तन के नियम भी पढ़ चुके हैं, परावर्तन के नियम भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो, अपवर्तन के नियम में हमें मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी खास एंगल पे आती है, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चों? याद होगा आप लोगों को, उसे हम बोलते हैं आई, अर्थात आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और यहाँ पे इस आपतन कोण को आईपी से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। और ये वाला जो कोण होता है दूसरा वाला, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो हमने इसको आईपी माना, तो इस कोण को भी यहाँ पे हम आईपी ही मान लेते हैं। आईपी इसलिए लिया, बात समझना, आईपी इसलिए लिया, पी फॉर पोलराइजेशन, ध्रुवण, ठीक है। तो आईपी मतलब ये ध्रुवित कोण दर्शा रहा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रकाश एक खास कोण पर आएगा तभी ये ध्रुवित ध्रुवण की घटना होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ये खास कोण पर आएगा तभी ध्रुवण की घटना होगी। सभी कोणों पे ये ध्रुवण की ये घटना नहीं हो पाएगी। सभी आपतन कोण पे ध्रुवण की घटना, जैसे देखो, अगर हम इसी प्रकाश को ऐसे डालते, ऐसे मान लो, और कम करके यहाँ से डालते, इस तरीके ज्यादा करके डालते, ऐसे ऐसे, तो ध्रुवण की घटना हो भी सकती थी, रही भी हो सकती थी। ऐसे डालते तो ना होती, ऐसे डालते तो ना आती। यहाँ इस वाले पे डाला तो ये ध्रुवण की घटना हो गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब ये हुआ कि जो ब्रूस्टर थे, बच्चों ध्यान समझना, जो ब्रूस्टर थे उन्होंने ये पता लगाया कि जब प्रकाश किसी तल पर एक खास आपतन कोण पर आता है, तो उसी खास आपतन कोण पर क्या होता है? प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्रुवण हो रहा है कि नहीं? ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होता है। उसी खास आपतन कोण को ही हम ध्रुवण कोण कहते हैं। किसको कहते हैं? ध्रुवण कोण, आपतन कोण को ही, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो ये बात ब्रूस्टर ने बताई। और ब्रूस्टर ने एक और बात बताई कि जो ये आपतन कोण होता है बच्चों, ये जो आपतन कोण आईपी है, ये किसके बराबर होता है? तो बिल्कुल आपको ये याद करके रखना है कि आपतन कोण आईपी जो होता है, ठीक है, वो बराबर होता है आपका, सॉरी हाँ, वो बराबर होता है आपका, जो ये इस माध्यम है, ये कांच का माध्यम, ये कांच है, ठीक है, तो इस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो आईपी है, इसका हमें 10 लेना होगा। क्या लेना होगा? यानी 10 आईपी बराबर एन, 10 आईपी बराबर एन। मतलब ये माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का ये जो अपवर्तनांक है एन, वो बराबर किसके होगा? इस ध्रुवण कोण के 10 के बराबर, ठीक है। ध्रुवण कोण का हम 10 ले लें तो वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। ये खास बात किसने बताई? तो ये खास बात ब्रूस्टर ने बताई, ठीक है। और यही ब्रूस्टर का नियम है। हम अभी आपको लिखाते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। क्या बताया कि एक वैज्ञानिक थे मैलस ने पहली बार ये देखा कि जो प्रकाश है जब किसी तल पे आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। पहली बार मैलस ने देखा, लेकिन उसके बाद ब्रूस्टर ने देखा, उन्होंने ज्यादा अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कब होता है। तो उन्होंने फिर जब प्रयोग करके देखे होंगे तो उन्होंने बताया कि ध्रुवित प्रकाश एक खास आपतन कोण पे ही प्राप्त होता है।
ठीक है, एक खास आपतन कोण पे ही प्राप्त होता है। इसी खास आपतन कोण को ही हम ध्रुवण कोण कहते हैं। और ये ध्रुवण कोण जो है इसका अगर हम 10 ले लें तो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक बात और बताइए, अभी हम आपको समझाते हैं, पहले नियम लिख लो। ये जो तो देखो इधर, इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैलस ने कांच के तल से प्रकाश का परावर्तन के बाद देखा कि परावर्तित प्रकाश जो है वो समतल ध्रुवित है। ठीक है, मैलस ने पहली बार देखा कि जब प्रकाश परावर्तित होता है तो वो ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैलस ने ज़्यादा कुछ अध्ययन नहीं किया, या जो भी किया होगा अभी हम आपको बाद में इसके बारे में थोड़ा, एक मैलस नियम भी है उसको भी बताएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ब्रूस्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने पहली बार बताया, क्या बताया, बात समझना, क्या बताया कि जब ये प्रकाश किरण किसी खास कोण पर आपतित होती है, बात समझना, आपतित होती तो ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं, वो पूर्ण रूप से ध्रुवित प्रकाश नहीं है। अच्छा, लेकिन उन्होंने एक बात और बताई कि ये आपतन कोण का मान जितना बढ़ाते जाओगे, जो ये ध्रुवित प्रकाश है आपका परावर्तन के पश्चात, वो भी बढ़ता जाएगा। अर्थात एक खास कोण पर पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होगा है, और उसी खास कोण को ही हम क्या कहते हैं, उसी खास कोण को ही हम कहते हैं ध्रुवण कोण, और इसे हम आईपी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यही बात ब्रूस्टर ने बताया कि परावर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी ये जो ध्रुवित प्रकाश की मात्रा है ये किस पे निर्भर करती है, आपतन कोण पे। आपतन कोण का मान जितना ज़्यादा या कम होगा उसी हिसाब से ये ध्रुवण प्रकाश जो है उसकी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, जिस आपतन कोण पर, फिर देखो हमने क्या बताया, जिस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है उसे ध्रुवण कोण कहते हैं। जिस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है उसे ध्रुवण कोण कहते हैं, और इसे हम आईपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बात लिखी हुई है, इसे आईपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब फिर उन्होंने क्या बताया, एक छोटा सा नियम बताया, क्या बताया कि जो ये माध्यम का कांच का अपवर्तनांक है इसको हम मान लेते हैं n। अपवर्तनांक को हमने बताया था आपको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n। तो ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो ध्रुवण कोण के 10 के बराबर होगा, ध्रुवण कोण के 10 के बराबर होगा। बस इसी संबंध को, किसको, n तथा आईपी के संबंध को ही ये ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। देखो ये बात है, माध्यम का अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण आईपी के बीच संबंध ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। तो देखो 10 आईपी बराबर n, 10 आईपी बराबर n, यही संबंध ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। इसको नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है सर, यहाँ आईपी हमारा कौन है?